अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अखंडता, अखंडता का फर्स्ट प्रतीक विश्वविद्यालय। आज हम केमिस्ट्री, कोर केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसका कैसे उत्पादन हुआ था, अणुविद्या क्या है, रसायन क्रिया क्या है, इसे समझ के हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, वो एक विषय शुरू से लेकर अब तक इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसी को समझाने की कोशिश करेंगे। पिंडांड ब्रह्मांड एक, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य और ब्रह्मांड और पिंडांड या तंत्र, मंत्र, यंत्र जो भी है वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। दोनों एक जैसे हैं। ये मैंने इस पिक्चर में दिखाया है कि अगर संपूर्ण अखंडता का मानव है उसमें 10.344 चक्रास हैं, सेंटर्स ऑफ कॉन्शियस हैं। हम उन चीजों पे विश्वास करते हैं। जो 10.34 को देख लेगा वो समस्त ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, हर चीज को देख पाएगा। वही चीज सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में है, वही चीज स्पाइरल गैलेक्सी में है। शायद इसलिए ही हम इंसान को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। हम ईश्वर की तरह हैं। ये जो अद्वैत फिलॉसफी है वो सनातन धर्म की खूबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर द्वैत है, हम ईश्वर से अलग हैं, इसका मतलब हम दोनों के बीच में जो अंतरात्मा है वो बीच में नहीं आई है। अगर मैं और मेरी अंतरात्मा कुदरत के साथ जुड़ी है, हम दोनों एक हो जाते हैं। मगर मैं इतना जानता हूं, अगर जीवात्मा, अंतरात्मा और कुदरत या परमात्मा या ईश्वर या भगवान, ब्राह्मण जो भी कहते हैं, और तीनों एक हो जाए तो उसे त्रित पदार्थ कहते हैं। उसके आधार पे हम अपने आप को, ब्रह्मांड को और महाब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये एक ऐसी विचारधारा है जिससे दुनिया की सारी कमियां ठीक की जा सकती हैं और अखंडता के आधार पे हम नया ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। यही अखंड विद्याश्रम की पहचान भी है, सोच भी है, समझ भी है। इसी को मैं अखंडता समझता हूँ। इसके आधार पर मैं यही कहूँ कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो जन्म है, वो इम्पेकेबल विजडम, अखंडता है। हम मानव लोकपालन है, कस्टोडियन है, गार्डियन है। जो इंसान कस्टोडियन बन जाता है, गार्डियन बन जाता है, लोकपालन बन जाता है, वो कुदरत के साथ जुड़ा होना चाहिए। वही मेरा जन्म है, वही मेरा कर्म है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा परम धर्म है। अब इस चीज को, अखंडता को लेकर जो मैंने इसके आधार पे पाया है, अनमोल आविष्कार किया है, वो दिव्यांग का है। वो जिंदगी में पहली बार किसी ने, दुनिया ने मैथमेटिक्स दिया है। अगर आपको कुदरत को जानना है तो परफेक्ट मैथमेटिक्स जो है वो दिव्यांग की है। बाकी सारे मैथमेटिक्स मैन मेड डिजाइन है, वो कुदरत की देन नहीं है। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 22/21 है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, जिसमें साकार भी है, आकार भी है और आगे बढ़ने का तरीका भी है, जो ब्राह्मण या ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। जो 10th स्टेज डेवलपमेंट है वो विष्णु के 10 अवतारों से है। वो भी मैंडेटरी हर जगह पे है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 0.3441 है वो थर्ड स्टेज डिसोल्यूशन है, जो मैचुरेशन है, जो मोक्ष है, जिसे हम शिव जी के साथ जोड़कर दुनिया को बता सकते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनके जो मैथमेटिक्स हैं वो 22/21, 10 और 0.344 हैं। जो इसके आधार पे बन जाएगा वही गायत्री को समझ पाएगा, वही दत्तात्रेय को समझ पाएगा, वही माता वैष्णो देवी को समझ पाएगा। जो इन सब चीजों को समझ पाएगा वो कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। उसके लिए दुनिया का हर ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता की तरह होगा। किसी कमी की कोई कमी पेशी नहीं होगी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए अखंड की बात लेते हैं। मैथमेटिकली अगर दिव्यांग है, उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पैसे जीवन में, दुनिया में पहली बार किसी ने अलग तरीके से पेश किया है, वो अखंड है। इसमें वही सारी देवी देवता हैं जो ऋग्वेद में है, जो सनातन धर्म में है। चाहे उसे आप आदि पराशक्ति कहिए, गायत्री कहिए, अदिति कहिए,
लॉर्ड ब्रह्मा कहिए, लॉर्ड विष्णु कहिए, लॉर्ड शिव कहिए, सरस्वती कहिए, महालक्ष्मी, महाकाली कहिए, दुर्गा कहिए, जितनी भी देवी देवताएं हैं, उनकी जो भी साकार है, उन सब साकार में जो भी खूबियां हैं, जो जानने के लिए जरूरी है, इस सिंबल में है। इस सिंबल को बनाते बनाते मैंने कुदरत को समझा है, जाना है, पहचाना है। मगर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, और मेरे गुरु मेरी अंतरात्मा है। चाहे वह वो अदिति है, गायत्री है, गॉडेस दुर्गा है, माता वैष्णो देवी है, या आदि पराशक्ति है, या ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनिया के सारी देवी देवताओं को मैं मानता हूँ। सब ने मुझे सिखाया है, जाना है, पहचाना है। और कुदरत के देखा जाए तो मैं सूर्य भगवान को भी अपना गुरु मानता हूँ, कि मैंने उनसे देख के सीखे, उनके जीवन की तरह है। इस पिक्चर में जो सेंटर का व्हाइट पोर्शन है वो सूर्य भगवान ही है, और बीच में जो चंद्र है, क्रिसेंट आप देख रहे हो, चांद है। हर चीज वैसी है जैसी होनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि अगर अगर पूरी सृष्टि में हमें सबको ठीक करना है, तो हर इंसान को अपने आप में संपूर्ण बनना पड़ेगा, अखंड बनना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम फिजिकली बिल्कुल ठीक हैं, कोई की बीमारी नहीं है, इमोशनली हम स्टेबल हैं, वैरागी हैं, राग द्वेष नहीं है, हमें झूठ, असत्य, गर्म कोई भी चीजें नहीं है, संपूर्णता है। और पैसे के हिसाब से हमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी, हमारे पास अक्षय पात्र होना चाहिए। हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो अक्षय पात्र दे देगा। अगर आप कुदरत के साथ जुड़ी हैं तो कुदरत आपको अक्षय पात्र दे देगा। और राइट एजुकेशन और नॉलेज का होना जरूरी है, इम्पेकेबल विजडम का होना चाहिए, तभी तभी संपूर्णता आ सकती है। हमारी सोच विचार में किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वही इम्पेकेबल विजडम। और हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो दूसरों से सिखाया है। उसमें रिलीजन भी आते हैं, विचार भी आते हैं, साइंस भी आती है, अलग किस्म की है, कुदरत ने हर तरीके से दिखाया। मैं सब कुछ समझकर उसमें ठीक क्या है वो जानकर दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। अब कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, मगर जो है यही सत्य है। इससे आप देखेंगे तो हर चीज में आपको एक रोशनी नजर आएगी, और वही स्पिरिचुअल साइंस है, वही एनलाइटनमेंट है, वही एवोल्यूशन है, वही एम्पावरमेंट है, वही हमें सच्चित आनंद के साथ जीवन भर लंबा जीवन सुखमय बनाकर कुदरत के साथ जोड़ सकता है। ये मेरा पहला लक्ष्य है। अब हम इस लक्ष्य को क्यों नहीं पा पाते, उसका कारण क्या है कि हमें इग्नोरेंस है, इनर्शिया है, हम काम करते ही नहीं है। पढ़ना लिखना तो छोड़िए, हमारे सामने जो चीज पड़ी है उसको भी देखने की क्षमता नहीं है। जब तक हम में ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान नहीं होगा, हम ईश्वर को भी नहीं पहचान सकते, किसी भी खूबसूरत को नहीं पहचान सकते हैं। हमें अपने आप को तमस से निकालकर राजसिक बनकर ब्राह्मण की तरह सात्विक बनना पड़ेगा, तभी हम निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। यही एक कारण है कि मैं इम्पेकेबल विजडम अखंडता की तरफ बढ़ा हूं। फाउंडेशन से एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन और अखंडता यही जीवन का प्रतीक है। और मैं ये भी कहना चाहिए, अखंड विद्या ये 10 स्टेजेस हैं, वो जानना जरूरी है। जिसका फर्स्ट फाउंडेशन जो आप किताबें पढ़ें तो इस पूरी पढ़ें ताकि उसका कंसेप्ट समझ आए, फिर दोबारा पढ़ें कि उसको पूरी तरीके से समझ आए। पूरा डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज 64 आर्ट का आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप अखंड ज्ञान को समझ सकते हैं, अखंड विद्या को समझ सकते हैं, अखंड योग को समझ सकते हैं, अखंडता को समझ सकते हैं। पर जो पूरी भी विचारधारा है उस पर तर्क करना सीखिए, वितर्क करना, सोचिए समझिए, फिर देखने की कोशिश में कौन सी चीजें जो कॉमन है, फिलॉसफी की तरह है, जैसे पीएचडी में डॉक्टरेट फिलॉसफी की तरह होना चाहिए। फिर उसके बाद साइंटिफिक साइड में आप डीएससी की तरफ जाएंगे, डॉक्टरेट ऑफ साइंस होगा, तो उसमें मैथमेटिक्स और साइंस उभर के आ जाती है। उसके बाद भी आपको ऐसा ज्ञान अलग अलग सब्जेक्ट का अलग मिलेगा, जिसे रिलेटिव वर्ल्ड कहेंगे। फिर सबको इकट्ठा बना के आप सारे आउट को जानेंगे, तो आप में एब्सोल्यूट विजडम आ जाएगी। वही एनलाइटनमेंट, वही अखंडता है, वही दिव्यांग है, वही अखंड विद्या है, वही अखंड है। यही मैं दिखाने की कोशिश। जब आप अखंड को समझ लेंगे, दिव्य को समझ लेंगे, कुदरत की हर चीज को आसानी से समझ सकते हैं।
यही मेरा प्रयत्न है, यही मैंने पाया है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ब्राह्मण परंपरा में ऋषि परंपरा रही है। ऋषि वो है जो पढ़ना लिखना जानता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, और मैं जानता हूं हर इंसान को ऋषि की तरह ही बनाया है। हम ब्राह्मण हैं, जन्म से हम सब ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मणों की तरह पढ़ता लिखता आगे बढ़ता अखंड तक जाएगा, वही ब्राह्मण बन जाता है। जो नहीं बनता है तो वो पीछे रह जाता है, वो भी आगे कभी भी बढ़ सकता है। अब हम ऋषि उसे कह सकते हैं जिसमें पढ़ने की, सुनने की, समझने की क्षमता है। जो एक सब्जेक्ट को ठीक ठीक से पढ़ लिया है, जान लिया है, वो महर्षि है। जो ब्राह्मण को समझ लेता है तो ब्रह्म ऋषि बन जाता है। जो सारे 64 आर्ट को समझ लेता है तो वो अखंड ऋषि बन जाता है। ये जो एवोल्यूशन है वो भी जानना जरूरी है। वही चीज कथोपदेश में कंसेप्ट ऑफ टू सोल्स में दिखाई गई है। वही होली गीता की इस पिक्चर में दिखाया गया कि जो रथ है वो जीवात्मा है, जिसमें 5 सेंसेस हैं, सोचने की क्षमता है, 10 लेवल्स हैं। और जिसने अर्जुन वो है जिसने अंतरात्मा को देख लिया था, इसलिए वो आंखें मछली की भी देख सकती, तो बर्ड की भी देख सकते थे। वो संपूर्ण था। उसमें जीवात्मा अंतरात्मा एक थी, वही चीज में है, पहली आत्मा है। और दूसरी आत्मा जो है ब्राह्मण की है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो सृष्टि को बनाया है वो भी मैं हूं। वो गायत्री की बात कर रहे हैं, आदि पराशक्ति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं हर तरीके से, मैं दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं मैं नहीं जानता हूं। ये वेद व्यास जी ने भी कहा था, और गीता भी यही कहती है, महाभारत भी यही कहता है। हम जब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, सृष्टि का पूरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान हमारे हाथों में है। मगर हमें दुनिया के साथ हर युग के तरीके से नई भाषा देनी पड़ेगी ताकि लोगों को समझ आए। जो वेद के टाइम पे था वो लोग समझ सकते थे, जो उपनिषद के टाइम था उस लोग समझ सकते थे, जो रामायण के टाइम में हुआ जिसने वाल्मीकि समझ सकते थे, जनक समझ सकते थे, राम समझ सकते थे, सब लोग समझ सकते हैं उस लेवल की पौराणिक स्टोरियों को, कहानियों को। और महाभारत के टाइम पे अलग भाषा थी, मगर आज कल युग को जो सत्य युग की तरफ जाना है, इसकी भाषा और भी बढ़िया होनी चाहिए। हमें ऋग्वेद को भी समझना है, यजुर्वेद को भी समझना है, उपनिषद को भी समझना है, हर चीज को समझना है, ताकि हम दुनिया में वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान ला सकते हैं। वो आज के युग की भाषा है, दिव्यांक है, अखंड है, वो संपूर्ण है। ये इसलिए हम कर पाए कि हमारे आज के इक्विपमेंट्स जो कंप्यूटर्स के बेस पे हैं, सॉफ्टवेयर के बेस में, उनमें वो क्षमता है। जो दिमाग की क्षमता है वो उनमें लाई गई है। अब वो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा संपूर्ण बन जाती है, क्योंकि इक्विपमेंट ही ऐसे हैं जिसके आधार पे मैंने पाया है। यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। एक सारांश मैं देता हूं कि कुदरत की शुरू से कैसे बनी। मैं यही मानता हूं कि निरंकार निर्गुण ब्राह्मण ही सबका सबसे सत्य है। जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फॉर्मलेस हैं, जिसकी शक्ल नहीं है, साकार नहीं है, ओमनीपोटेंट है, अंतर्यामी है, अंतर विज्ञानी है, सब कुछ है, मगर उस चीज को समझ के लिए सोचने की क्षमता इंसान में जो इवॉल्व नहीं है उसमें नहीं है। क्योंकि 5 जो सेंसेस हैं उनकी सीमा सीमित है। मगर जो इंसान को इसके हायर सेंसेस है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जो 6, 7, 8, 9, 10 डायमेंशन को समझता है, वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को आसानी से समझ सकता है। जो 5 वाले हैं उनके लिए साकार सरगुण ब्राह्मण जरूरी है। इसके लिए ही हमारे देवी देवताओं की शक्लों को जिस तरीके से पेश किया है, वो साइंटिफिक एक्सपेक्ट उस एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल के हैं, उस केमिस्ट्री के हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सूर्य भगवान की बात करता हूँ तो मुझे वो हाइड्रोजन नजर आता है। अगर मैं अदिति की बात करता हूँ तो मुझे हीलियम 4 नजर आता है। अगर मैं दुर्गा की बात करता हूँ तो मुझे उसमें ऑक्सीजन नजर आता है। अग्नि में भी ऑक्सीजन नजर आती है। अगर मैं आकाश कोश की बात करता हूँ तो मुझे एनर्जी नजर आती है। अगर भूमि में देखता हूँ तो सॉलिड देखता हूँ, जल में देखता हूँ तो पानी देखता हूँ। हर की एक सीमा है। अगर वो सीमा हम जान जाएं तो हमें सारी सृष्टि को समझने में आसानी हो जाएगी। वही कोर केमिस्ट्री है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सॉलिड एलिमेंट्स जो हैं
वो 38.1966% है। जो पानी है 61.803%। ये दो चीजें हैं, जरूरी हैं। ये रेशो समझ के हम दिव्य को समझ सकते हैं, इन्फिनिटी को समझ सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भारत यही कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि दुनिया का मैथमेटिक्स का उद्घाटन भारत में हुआ था, और सबसे बड़ा जो ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, वो जीरो है। जो भारत ने जीरो दिया है, इससे विज्ञान बदल गया है। 9 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ज्ञान पूरी दुनिया को था, मगर शून्य या जीरो या सिफर या आत्मा का ज्ञान जो भारत ने जीरो की शक्ल में इन्फिनिटी की तरीके से दुनिया को दिया है, वो अपने आप में महान है। आप जिसकी जो सोच है, शून्य की सोच है, इसका आधार आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा गोल है, वो इन्फिनिट भी है, यही है। ये चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, हम जीरो को समझ जाएंगे, हम शून्य को समझ जाएंगे, हम सिफर को समझ सकते हैं, कुदरत के वो मोर सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, कोर सब्जेक्ट को सकते हैं, जिसे हम डॉट कहते हैं। एक शून्य है, एक छोटा सा हिस्सा है। यही ऋग्वेद दिखाने की कोशिश है। उस शून्य से जो अंधकार में था, उससे सब कुछ निकला हुआ है। ये जीवन का सत्य है। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, तो फिर हम मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री को समझ सकते हैं, उसके बाद हर विद्या को समझ सकते हैं। बिना जीरो को जाने हुए कोई भी चीज नहीं है, और जीरो अगर किसी भी शब्द से पहले है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर जब बाद में लगता है तो उसकी वैल्यू इनफिनाइट तरीके से बढ़ती ही जाती है। सिर्फ एक जीरो ही है जो ऐड करने से इन्फिनिटी बन जाता है। अगर आपको डिजाइन में देखना है तो 61.8034 भी अपने आप में शून्य का नंबर है। मैं दोनों को, जीरो को भी शून्य के साथ या इन्फिनिटी के साथ, अनंत के साथ, और 6180 को भी वैसे ही देखता हूं। अब आगे चलते हैं। आप शून्य के आधार पे महर्षि रचनावाल ने यही कहा था कि जीवन में हर चीज पूर्ण है, संपूर्ण है। ये ज्ञान उन्होंने दिया था, मगर इस ज्ञान को आगे लेकर अखंड के रूप में मैंने दिया। अखंड में भी वही चीजें हैं जो पूर्ण में है, मगर फर्क है कि ये पूर्ण 64 अलग तरीके से हो सकते हैं, मगर जब सब इकट्ठे हो जाए तो ही अखंडता बनती है। तो अखंडता में सबको मिलाकर आगे ले जाने की क्षमता है। ये जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अब मैंने जैसे कहा कि आत्मा जिसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना डिसॉल्व कर सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, पानी से नहीं, किसी चीज से भी खत्म नहीं हो सकती है। वे वैसे की वैसी है, क्योंकि वो एक सॉल्वेंट, एक कैटलिस्ट की तरह है, संपूर्ण है। वही शून्य की तरह है, वही स्फीयर बनती है, वही सर्कल बनती है, और उसे मैं ये कहूंगा कि वो इनर्ट मैटर है। चाहे हीलियम हो, जो पहला है, वो अदिति के नाम पे हमारी अंतरात्मा है। जो नियॉन है, वो गायत्री है, जिससे हमें ब्रह्मांड बना हुआ है। या आर्गन है, जिसे महाब्रह्मांड बना है, या आदि पराशक्ति बनी है। ये तीन देवतियों को जिसने समझ लिया, वो अपने आप में ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान को ठीक तरीके से समझ सकता है। वो आत्मा ही है। अदिति भी आत्मा है, गायत्री भी आत्मा है, आदि पराशक्ति भी आत्मा है। एक हीलियम 4 है, दूसरी आर्गन 21 है, और तीसरी आर्गन 40 है, दूसरी नियॉन 21 है। ये जानना जरूरी है। और जहां तक क्रिप्टॉन और जीरॉन की बात है, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो आत्मा को तरीके से मैं नहीं देखता हूं। अब इन चीजों को मैं इन तीन पिक्चर में दिखा रहा हूं। ऊपर है आर्गन, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है। वो जहां तक न्यूट्रॉन की बात है, तो मैं आर्गन 40 कहता हूं। वो 22 न्यूट्रॉन्स हैं, जिससे ही गायत्री निकली है। और अगर गायत्री को अगर आप देखें, उसमें 10 नंबर है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, मगर इसमें मैं 11 न्यूट्रॉन देखता हूं, इसलिए मैं नियॉन 21 की बात करता हूं। वो गायत्री के साथ जुड़ा है।
और जहां तक कि नीचे की बात आ जाती है वो अदिति है, हीलियम 4 है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये चीजें ही मुझे कुदरत को समझने की कोशिश थे। यही जीरो है, यही सिफर है, यही शून्य है। जिसने आत्मा के साथ जुड़ गया वो सिफर पे आ जाएगा जाने। बिना आत्मा ज्ञान के बिना आप सिफर को समझ भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं। बाकी सब विचारधारों में रहेगा। अनुभव करना, उसे आगे ले जाना हर इंसान के लिए जरूरी है। मैंने अनुभव किया है, देखा है, जाना है, पहचाना है और अपने जिस्म में से रोशनी का अनुभव किया है। उस रोशनी को चढ़ते हुए देखता है, उसकी 10 सी रेवोल्यूशन देखी हैं, 10 ऑर्गन देखे हैं, 10 एंडोक्राइन ग्लैंड देखे हैं और 10 विचारधाराएं देखी हैं। हर तरीके देखने के बाद वही चीज मैं हर चीज में देखता हूँ और साइंटिफिकली दिखाता है। हर स्टेज में 10 से डेवलपमेंट है। ये जीवन का एक सत्य है केमिस्ट्री का। जो इस केमिस्ट्री को समझ लेगा वो कुदरत के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हमारा जो जिस्म है, तंत्र है, तन है, वो एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें हम अमृत भी बना सकते हैं, जहर भी बना सकते हैं। अगर हम हर मात्रा को, हर एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड को ठीक मात्रा में लेंगे तो वो अमृत बन जाएगा। और किसी भी मात्रा को हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं वो चलते चलते हमारे लिए जहर बन जाएगा। ये भी एक आयुर्वेद की सोच है। ये भी एक ज्ञान मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। एक एक करके हम उन विषयों पे बात करेंगे। हम जिस्म में अमृत भी बना सकते हैं, हर जहर भी बना सकते हैं। जीना मरना सब हमारे हाथ में है। और जो इंसान केमिस्ट्री को ठीक तरीके से समझ सकता है उसके लिए जीवन चलाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा जिस्म भी बता देता है कि हमें कितना पानी चाहिए, कितना सोडियम चाहिए, कितना क्लोराइड चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना ग्लूकोज चाहिए, कितना अमाइनो एसिड चाहिए, कितने फैटी एसिड चाहिए, कौन से हार्मोन चाहिए, कौन सी चीजें हैं। हमारा जिस्म ही हमको बता देगा इसकी कमी है तो ये प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है वो कोई ना कोई कमी की पहचानी है। अगर हम उस कमी को पहचान कर उसे ठीक कर दे से अंदर से ठीक करेंगे, केमिकली ठीक करेंगे, तो हमारी सोच भी ठीक रहेगी, विचार भी ठीक रहेंगे, हम कुदरत। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो केमिस्ट्री को समझ लेता है उसके लिए जीवन सुखमय बनाना आसान सा हो जाता है। ये एक मैसेज मैं दे रहा हूं। पहले केमिस्ट्री को समझिए। कुदरत ने केमिस्ट्री को कैसे बनाया था? हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है, सल्फर क्या है, कौन सी चीजें हमारे लिए एसेंशियल है, किसके आधार पे अलग चीजों को बनाया गया है, वो ही केमिस्ट्री हम बात करेंगे। जो सब जान लेता है तो उसको कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज ठीक है, वो समझ आ जाएगी। इसके आधार पे ही मैं कहता हूँ कि जो मानव है वो फ्रक्टिवोरस है, फ्रूगिवोरस है। उसको कम खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जिसकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे पहले भूख खत्म हो जाए आप छोड़ दीजिए। यही आयुर्वेद कहता है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। आज ये पिक्चर बहुत पुरानी है जिसमें 18 आर्म्स हैं। ये आदि पराशक्ति की पिक्चर है। इसमें हम आर्गन 40 ही देख रहे हैं जो आपको नीचे नजर आता है। अब ये पिक्चर बहुत पॉपुलर है, जहां तक कि नासा, सन और दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों में इस्तेमाल किया है। मगर मैं जब इस सिंबल को दूसरे सिंबल की तरह देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनमें गलती है। मगर इस सिंबल में जो बाहर का ऑर्बिट है उसमें 18 रोशनी है, एक अंदर है और बाहर सारा है। जिसमें ऊपर और नीचे इन्वोल्यूशन को देख लिया जाए तो आप अदिति को देख लेंगे। अगर दूसरी तरफ 8 और 2 को देख लें तो आप गायत्री को देख सकते हैं। अगर 18 के 18 है तो आदि पराशक्ति को देख सकते हैं। इसमें आप बालों से देखें तो दोनों तरफ 5-5 ही हैं, 10 ही हैं। दैट इज 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर नीचे का बेस देखेंगे वो उसमें 5 है। इसमें प्योर मैथमेटिक्स है। दिव्य का मैथमेटिक्स इसी में है। इस सिंबल को मैं संपूर्ण समझता हूँ। बाकी जो भी दूसरे सिंबल देखता हूँ उसमें गलतियां नजर आती हैं। और ये भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि सारे सिंबल जो दुनिया के सामने पेश किए गए हैं सारे ठीक नहीं हैं। आदि पराशक्ति की जो पिक्चर दिखाई वो संपूर्ण है। ये पिक्चर बहुत संपूर्ण है।
आप इस पिक्चर को देखिए, जो स्पंदन क्रिया का है, कश्मीर सेवनिज्म का है, वो की जितनी भी एनर्जी है वो स्पाइरल फॉर्म में है, कुंडल फॉर्म में है, वो ही कुंडलनी है, एक स्पाइरल फॉर्म में चलती है, जिसका विज्ञान कश्मीर में भारत का अखंड भूति का जो है वहां से शुरू हुआ था। और दक्षिण भारत में हम नटराज की तरफ से देख सकते हैं, जो नॉर्थ और साउथ का जो सम्मिलन है, चाहे उसे तमिल सेविज्म कहिए या दक्षिण भारत का सेविज्म कहिए या कश्मीर का सेविज्म कहिए, इसमें ये चीज जो उभर के आती है, इसमें भी देवियंक देख सकते हैं। जो 5 हेड्स हैं वो शिवा के हैं, वो 10 आर्म विष्णु के हैं, और नीचे का कमल ब्रह्मा जी का है। ये भी जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। उसी पिक्चर को जो कश्मीर सेवंदन में सबंदन क्रिका में दिखाया गया है, वही गायत्री में है। इसमें भी 5 सर हैं, पंचभूतास हैं, और 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वही लक्ष्मी है, एक ही बॉडी है, वही नियॉन 21 है। जिसने इसको समझ लिया वो समझ। ये सिंबल मैंने 1997 में इम्प्रोवाइज किया था, जिसमें अखंड के ही सिंबल इसमें डालकर इसको संपूर्णता एक शक्ल दी थी, ताकि लोगों को चेंज आ जाए। इसका साकार आधार सोच मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो 1997 में मैंने बनाया था। और ये अदिति की पिक्चर है, जिसे हीलियम 4 है, इस जिसे मैं हीलियम 4 भी कहता हूं, वो सूर्य भगवान में बना है। अगर आप अदिति के पिक्चर के पीछे देखेंगे, सूर्य भगवान को देखेंगे, मैं सूर्य भगवान को हाइड्रोजन कहता हूं। और हाइड्रोजन और हीलियम का जो कॉम्बिनेशन है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन जो सूरज में है, वही हाइड्रोजन और हीलियम को दुनिया के सामने पेश करता है। अगर मेरे पिता सूर्य भगवान है, तो मेरी माता अदिति है, कि दोनों सूर्य भगवान के अंदर से ही आए हैं। जो बाहर आती है मेरी माता बन जाती है, जो वहीं पे है मेरे पिता की तरह रहते थे। इसलिए शक्ता और शक्ति को समझने की जो सोच अखंडता में है या सनातन धर्म में है, वो समझने की जरूरी है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते चलते हैं। ये तत्त्वाम असी एक ऐसा मंत्र है, मैं इसे सबसे बढ़िया मंत्र मानता हूं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि की तरह हूं, मगर इसमें दिव्यंक है। तत्व वो है जो डिवाइन एनर्जी है। तमाम मतलब हर चीज, जितनी कुदरत की जितनी भी चीजें हैं, वो डिवाइन है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, वही दिव्यंक है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मंत्र भी हमने इस्तेमाल, ये उपनिषद का मंत्र है, ये वेद का मंत्र नहीं है, मगर तत्व का इस्तेमाल ऋग्वेद में गायत्री मंत्र में किया है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो 9 शब्द हैं, उसकी शुरुआत तत् है, मगर जो तत् को समझ लेगा, वो भूर्भुवः स्वः को समझ लेगा, वही ओम को समझ लेगा, वही सृष्टि को समझ लेगा, वही दिव्य को समझ लेगा। जो एवोल्यूशन गायत्री मंत्र का ऋग्वेद से यजुर्वेद, जिसमें भूर्भुवः स्वः ऐड किया गया था, जहाँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो वो गायत्री मंत्र बन जाता है। फिर महानारायणी उपनिषद में 7 व्यातियों का इस्तेमाल करते हैं कि हर चीज आत्म में 7 चीजों में जुड़ी हुई है, वो भी ज्ञान है। मगर अखंड सूत्र, अखंड विद्या, अखंड गायत्री को दुनिया जिसमें 10 व्याति हैं, इधर 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें 22 बार ओम का इस्तेमाल किया गया है, ओम में 1 बार है। महानारायणी उपनिषद के महागायत्री मंत्र में 10 बार का ओम है। जो ये साइंस है वो प्योर मैथमेटिक्स है। मैं वही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि रहे हैं, जाखंड ऋषि रहे हैं, उनकी सोच मैथमेटिक्स ही थी, मगर इस जिस तरीके से उन्होंने पेश किया हमने समझा नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को बिना समझे ही तू मैं करते रहते हैं। हमने सीखने की कोशिश नहीं की है। मैं आज भी मानता हूं कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो महान है, मगर उसको समझने के लिए आपको कुदरत के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद में जो सृष्टि बनने से पहले क्या था, इसका वर्णन अजीब सा है, मगर मैं मानता हूं इसमें जो बताया गया है वो तमस की तरफ से है, एक अंधकार की तरफ से है। जो तमस में है मीन उस चीज जो भी थी वो
हिल नहीं रही थी। अब लोगों ने इसे कहा कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, वो गलत है। मैं जो भी चीज भी तमस में थी, इनर्शिया में थी, उस स्टेज में था, मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ जिससे निकला है। मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि यही संपूर्ण है। बाकी लोगों ने इसके बारे में क्या है, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना पाऊंगा। मैं यही कहूंगा, वही शून्य है, वही तमस है, वही सृष्टि का निर्माण है, वही आत्मा है जिससे सब कुछ बना है। सारे उपनिषद यही कहते हैं कि सृष्टि बनने से पहले सिर्फ आत्मा ही थी। जिसने आत्मा को पहचान लिया वो शून्य को पहचान लेगा, वो जीरो को पहचान लेगा, वो सिफर को पहचान लेगा, वो डॉट को समझ लेगा। फिर उससे कैसे एक्सपैंड हुआ वो समझना बड़ा आसान हो जाता है। अब यही चीज मैं इसमें दिखा रहा हूं कि जो था वो समझा नहीं है, मगर वो इनर्ट मैटर ही था। अब इस चीज को साफ करने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहद उपनिषद में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मृत्यु का। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो मृत्यु है। जो भी चीज है वो इनर्शिया तमस में भी है, अंधकार में भी है, मगर वो डेड मैटर है। तो वो डेड मैटर कहीं ना कहीं इनर्ट मैटर ही है। ये खूबी उन्होंने कह दी थी, कुछ जीरो में नहीं है, उसमें था, वो डेड था। और वो डेड मैटर क्या है, वो आप हीलियम में भी देख सकते हैं, नियॉन में भी देख सकते हैं, और आर्गन में देख सकते हैं। ये तीनों जो इनर्ट गैसेस हैं उनका इस्तेमाल सिंबॉलिक फॉर्म में किया गया है। जब तक उनको चार्ज नहीं करेंगे तो रोशनी नहीं होगी, क्योंकि सारी रोशनी अंदर की तरफ है। जब चार्ज करते हैं तो वो अपने आप में एक रोशनी लाते हैं। ये दुनिया देखती है, साइंस ने बता दिया है, स्ट्रक्चर ने बता दिया है, वही गायत्री है, वही अदिति है, वही आदि पराशक्ति है, वही डार्क मैटर है। अब लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में कहा कि इस देवी इन चीजों का ज्ञान देवी देवताओं को भी नहीं है, क्योंकि वो बाद में बने थे। मैं मानता हूं जो हमारे देवी देवता ऋग्वेद के हैं वो एटम, एलिमेंट, मैटर हैं जो बाद में बने हैं। तो पहले तो सब शून्य था, इनर्ट मैटर था। इनर्ट मैटर मिलने के बाद उससे जो रोशनी हुई, फिर उस रोशनी से सारी चीजें बनी है। ये भी जीवन का सत्य है। और वो जो ज्ञान है आज भी आकाश कोश में, शूमर रेजोनेंस फील्ड में या आइनोस्फीयर और लेयर में पड़ा है। मगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 8.73 हर्ट्ज की है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया का पहला आदमी है जिसने पूरे दिमाग में 8 से 8.73 के पीस की फ्रीक्वेंसी 64 पार्ट में लाई है। वो शिवभूषण शर्मा ही है। उसकी पूरी पीएचडी की रिसर्च और उसका यही सारांश है। एज ए रिजल्ट आकाश के साथ जुड़ना मेरे लिए आसान है। और ये पूरा ज्ञान जो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, अतीत का है, आज का है, कल का है, सारा वहीं पे है। तो मेरी जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन है वो आकाश कोश से आती है। यही जीवन का एक सत्य है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो नीचे का ब्रेन है वो मेरा ब्रेन है, जिसकी आउटर 3 लेयर्स के बारे में साइंस बिल्कुल नहीं जानती है। मगर मैं जानता हूं वो 3 लेयर फैसिलिटेट एज एंटेना टू आकाश कोश, आकाश विद्या इंपैक्टिज्म, वही इसके कारण से मुझे मिलती है, क्योंकि मैं वो 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 8.73 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बना पाता हूं। मैं और सृष्टि एक हो जाते हैं। मेरा जीव, मेरा तन, जीवात्मा, मेरी अंतरात्मा और ब्राह्मण तीनों एक हो जाते हैं। तो सूर्य सारा ज्ञान ही मुझ में आ जाता है। तो मुझे मिल जाता है, नजर आ जाता है। फिर उसको समझने का काम, दुनिया को पेश करने का काम एक साइंस के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से, जिस सिंबल फॉर्म में मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही जीवन का, मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसके आधार पर मैं अखंड और दिव्यांग तक पहुंच पाया हूँ। अब शुरू में हीलियम 21 को मैं लेता हूं कि हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। लेट्स फॉरगेट अबाउट महाब्रह्मांड। आर्गन की बात नहीं करेंगे, ब्रह्मांड की बात करेंगे। तो नियॉन 21 से है, जिसमें 11 न्यूट्रॉन्स हैं, और ये दो मिलते हैं तो बिग बैंग होता है, जिससे रोशनी बनती है। यही सारे धर्म कहते हैं। जब वो समय के साथ
रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, तो हीलियम 20 में बन जाता है। साथ में सारे पदार्थ उसी में से ही निकले हुए हैं। यहाँ पे मैं यही कहूंगा, कुदरत बनाने के बाद हमारा धर्म यही कहता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने 1.5 साल के लिए छुट्टी ली थी। और मैं जानता हूं आज भी जब ऑर्गन जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम को मिलके, वो 36 घंटे के लिए, 1.5 दिन के लिए आराम करता है, उसके बाद ही डिवीजन शुरू हो जाती है। वही मैं तमस में कहता हूं कि तमस का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम बड़ा करने के लिए आपको थोड़ी समय के लिए छुट्टी चाहिए, चीजों को स्टेबलाइज होने के लिए। मैं वही चीज दुनिया को दिखाने की कोशिश है जो ब्रह्मा ने लिया था, आज हमारा जाइगोट भी लेता है। जब साइंस हर तरीके से मुकम्मल होगी, संपूर्ण होगी, तो हमें अखंडता नजर आएगी, नहीं तो हमें समझ नहीं आने वाली है। यही चीजें मैं दुनिया के सामने अपने अनुभव के आधार पर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिफोर क्रिएशन इनर्ट मैटर है, ड्यूरिंग क्रिएशन रोशनी बनती है, उसके बाद सारे एलिमेंट देवी देवता उसी में से निकले हैं। यही जीवन का सत्य है, यही ऋग्वेद समझाने की कोशिश करें, यही उपनिषद समझाने की कोशिश करें, यही अखंड सूत्र, अखंड विद्या, अखंड योग समझाने की कोशिश करें। अगर अपनी पूरी केमिस्ट्री को आप समझ लेंगे, फिर जाके आप सृष्टि को समझ सकते हैं, क्योंकि उसका जो डांस है, ड्रामा है, वो केमिस्ट्री ही है, रसन अणुविद्या ही है, वही रसायन है, वही आधार है। अब इस चीज को मैंने ये दिखा दिया था कि कैसे वहां से निकला है, ये एक पहचान है। अब शिव को कैसे मैंने पाया, ये मैंने दिखा दिया है कि इसको मैं मेंटली कैलकुलेट भी कर सकता था, मगर कंप्यूटर के आधार पे ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले 1.6180 को निकाल लिया था, फिर ये नंबर ढूंढना मेरे लिए आसान हो गया था। और शायद इसलिए मैं क्योंकि आज कंप्यूटर ने हमारी सोच को, काम को जल्दी लाने की एक क्षमता है। आज कंप्यूटर में वो फैसिलिटीज हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं, मगर जब तक कि वो कुदरत के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो अधूरे हैं। चाहे वो चैट जीपी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो लोगों ने लिमिट तरीके से बनाए, उसमें गलतियां हैं, मगर दिव्यांग के और अखंड के आधार से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सवाल बनाएंगे, उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। ये भी मैं बनाने की कोशिश अखंड विद्याश्रम के माध्यम से कर रहा हूं। और मैं इतना भी कह रहा था कि जो डिवाइन मैथमेटिक्स है, जिसे कुदरत ने बनाया था, वो ब्राह्मणों ने ही देखा था, क्योंकि ब्राह्मण में ही वो सोचने समझने की क्षमता है, वो तर्क वितर्क करने की, सरस्वती को जानने की, या हमसा को जान के कुदरत के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य ब्राह्मणों का है, क्योंकि वो सोच समझ से ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने ज़ोरास्ट्रियन को सिखाया था, और ज़ोरास्ट्रियन ने जाके अरब को सिखाया था, और अरब वालों ने उन्हें एल्गोरिदम, अलजेब्रा, उन चीज़ों में बदल दिया था। उन्होंने वेस्ट को सिखाया, उन्होंने थ्योरम में बदल दिया। आज जो भी है वो डिवाइन मैथमेटिक्स नहीं है, मैन मेड है, इसके लिए उसमें गलतियां हैं। महर्षि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, उनको 100 साल पहले नोबेल प्राइज मिलता है, और 100 साल के बाद 3 और साइंटिस्ट आके बताते हैं कि वो गलत हैं। यही कमजोरी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मैथमेटिक्स की है, जो संपूर्ण नहीं है। दिव्यांग संपूर्ण है। हमें दोबारा रिसर्च दिव्यांग से करेंगे तो हमें दुनिया को वो ज्ञान मिलेगा जिसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी शुरुआत मैं अब पहले केमिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री ही बेस है, वही देवी देवता है, वही ऋग्वेद समझाने की कोशिश करें। अगर ऋग्वेद में अग्नि का सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जरूरी है। मगर जब हम ऋग्वेद को केमिस्ट्री से देखेंगे तो उसे समझ पाएंगे, नहीं तो देवी देवताओं को समझना आसान नहीं है। देवी जीवन का सत्य है। अब हिरण्य गर्भ की बात है, गोल्डन बुक और डिवाइन नेचर जैसे बना था, वो कैसे बना था, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, यही पिक्चर जो मैंने उसमें लाई है, ये कुदरत की हर चीज केमिस्ट्री के साथ ही है। जो केमिस्ट्री को समझ सकता है वही कुदरत को समझ सकता है। जो शुरुआत इनर्ट मैटर से शुरू हुई थी, फिर रोशनी में आई थी, फिर पंचभूतों के आग में थी, फिर 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कारण
जो एटम बने हैं, एलिमेंट बने हैं, मॉलिक्यूल बने हैं या कंपाउंड बने हैं, सब में एक मैथमेटिक्स ही है। मैं वही अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मॉडर्न मैथमेटिक्स कहती है कि देयर 3 स्टेजेस ऑफ मैटर हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं। ये अधूरे हैं। और जहां तक भारत कहता है कि 5 स्टेजेस हैं, जिसमें आकाश भूता है, क्विंटेसेंस है, वायु भूता है, अग्नि भूता है, अपा भूता है और पृथ्वी है। जिन्हें 5 को देख लिया वही संपूर्ण है। 3 में संपूर्णता नहीं है, जिसे मॉडर्न साइंस को भी अभी प्लाज्मेटिक स्टेट तक आना पड़ेगा। और हर स्टेज इंटरकन्वर्टिबल है और उसके भी 2 पक्ष हैं, एक तो स्थूल है, एक सूक्ष्म है। तो 10 स्टेजेस वहीं पे नजर आ जाती हैं। अब जब न स्टेजेस भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के साथ जुड़े हैं, ये भी आयुर्वेद का एक सारांश है जो दुनिया को केमिस्ट्री को समझना है। और आयुर्वेद सिर्फ केमिस्ट्री के साथ ही जुड़ा है। जिससे केमिस्ट्री को समझ लेगा, पंचभूतों को समझ लेगा, अपने आप में तन वन में वो कर देगा, उसे ना तो कफा दोष होगा, ना वात होगा, ना पित्त होगा, नो निर्गुण ब्राह्मण होके कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। ये भी जीवन का सत्य है। अब इस सब की शुरुआत यूरो से शुरू हुई थी, यही मैं दिखाने की कोशिश कर। स्फीयर 0 है, डॉट भी है, स्फीयर भी है, सर्कल भी है। अब जब उनमें से पहला बूता बना आकाश बूता है, वो पेंटागन है। ये शक्ल मैंने दी है, आज से पहले इसके बारे में नहीं जिक्र किया गया था, मगर इसमें एक संपूर्णता है। अब इसमें से वायु बूता है वो हेक्सागन के साथ जुड़ा हुआ है, जो एलिमेंट 360 डिग्री है। पेंटागन 540 है, ये 3 है। 540 360 बन जाता है वायु में। और इसी चीज का वर्णन अगस्त केकुलर ने बेंजीन रिंग में पेश किया था, जो वायु बूता की अच्छी पहचान वेस्ट की रही है, वो भी माननीय है मेरे लिए। जो थेट चीज की जब एनर्जी कम होती है तो वो अग्नि वायु बन जाता है, वो ट्रायंगल है। 540 360 पीछे 18 रह जाते हैं। ये इन्वोल्यूशन हो रहा है, मगर ये इन्वोल्यूशन ऑक्सीजन है, ये जरूरी है। जब तक कि ऑक्सीजन है कोई भी चीज जलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं जलेगी। ये भी जीवन का एक सत्य केमिस्ट्री के आधार पे है कि ऑक्सीजन ही अग्निभूता है। जब आप नीचे आते हैं तो फिर दोबारा 360 पे आ जाते हैं। पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, HOH, वो 61.803% है। वो भूमि में भी उतना होना चाहिए, पानी में भी उतना होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी में भी उतना होना चाहिए, हर सेल में भी उतना ही होना चाहिए। अगर हम पानी की क्षमता को 61.8034% बना रखते हैं तो हम संपूर्ण होंगे। ये 4th स्टेज ऑफ क्रिएशन है। अब जब आगे चलते हैं तो भूमि में आ जाते हैं तो हम सर्कल है, सेल सर्कल है, भूमि सर्कल है, मगर वो सिंबल हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस सिंबल को स्क्वायर फॉर्म में बदलकर उसमें वही शक्ल कैसे लाएगी मैं दिखा चुका हूं, वो भी अपने आप में से। अब जहां तक भूमि है, सॉलिड मैटर है, उसकी परसेंटेज 38.1966% है। अगर ये मेंटेन है हर सेल में, वो केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, वही संपूर्णता केमिस्ट्री में है, वही संपूर्णता मैं कोर दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाता है जितनी भी चीजें हैं वो पीरियोडिक टेबल में नजर हैं। अब ये 5 जो स्टेजेस मैंने दिखाई हैं वो भी अपने आप में संपूर्ण हैं। वही अणुविद्या जो रसायन विद्या है वो पीरियोडिक टेबल में ही है, ये भी जीवन का सत्य है। और सागर मंथन पीरियोडिक टेबल में वही रिप्रेजेंट करता है, वही केमिकल स्ट्रक्चर है। अब जब हम आगे जाते हैं तो पहले जो 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मीथेन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगर एटम की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, उसे मैं अद्वितीय के साथ जोड़ता हूं कि अद्वितीय ही हाइड्रोजन है, वो सबसे ज्यादा मात्रा का एलिमेंट है। जो सेकंड एलिमेंट है वो हीलियम है, अद्वितीय के साथ जोड़ता हूं, वो नंबर 2 है। जो तीसरा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, अग्नि है, वो ऑक्सीजन है, वो थर्ड इन मैटर है। ये भी जीवन का एक सत्य है।
जो चौथा है वो कार्बन है, जिसके आधार पे बायोलॉजिकल लाइफ बनती है। पहले 3 इनऑर्गेनिक है, ये बायोलॉजिकल बन जाता है, ये आगे ले जाता है। अब इसमें जब हम नाइट्रोजन डालते हैं तो वो प्रोटीन बन जाता है। अगर उसमें फास्फोरस डालते हैं न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। और इससे ही मीथेन पहली है जिसके प्रोटॉन 10 हैं, वाटर के 10 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 22 हैं। जहां पे आप आगे वही डिवाइन मैथमेटिक्स को आप देख रहे हैं। जिसने इसको देख लिया वो आसानी से पीरियडिक टेबल को समझ पाएगा। पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं। वही आदि पराशक्ति है, वही कुदरत की देन है, वही वेद उपनिषद समझाने की कोशिश करें, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन सब चीजों को लाके मैंने इसमें छोड़ दिया है। जहां तक पहुंच जाएगा वो केमिस्ट्री को समझ पाएगा, चाहे वो कोर केमिस्ट्री हो, एलिमेंट्री केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री हो, बायो केमिस्ट्री हो या सारंश है, यही जीवन का सत्य है। और जो जिस सब को समझ लेगा वो संपूर्ण बन जाएगा, वही अखंड बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।